दोस्तों, 3 बातें बेटियां अपना लें तो मजाल क्या ससुराल में उनकी उंगली भी दुख जाए। दर्शक बंधुओं, ये 3 बातें क्या हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अर्जुन था और छोटे बेटे का नाम वीरू था। अर्जुन जिम्मेदार और समझदार था, जबकि वीरू अभी छोटा और मासूम था। पुराने समय में शिक्षा का ज्यादा प्रचलन नहीं था। गांव में मुश्किल से 1 या 2 लोग पढ़ाई करते थे। बाकी लोग बिना पढ़ाई के ही अपनी जिंदगी बिता देते थे। दीनू भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह अपनी गरीबी में खुश था। उसका मानना था कि खुश रहने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। अर्जुन और वीरू अपने छोटे से घर में खेलकूद कर समय बिताते थे। किसान और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में काम करते थे और बच्चों के लिए रोटी कमाते थे। उनकी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन वे खुशी खुशी रहते थे। लेकिन कहते हैं, मनुष्य की योजना और ईश्वर की इच्छा में बड़ा फर्क होता है। किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी खेत पर काम करने गई। उस दिन आकाश में काले बादल छाए हुए थे। बारिश शुरू हो गई थी और आसमान में बिजली कड़कड़ने लगी थी। बारिश से बचने के लिए किसान और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक बिजली तेज आवाज के साथ उसी पेड़ पर गिर पड़ती है। बिजली की चपेट में आकर दोनों पति पत्नी की वही मौत हो गई। अगले ही पल दोनों बच्चे अर्जुन और वीरू अनाथ हो गए थे। कल तक जो बच्चे अपने माता पिता के साए में हंसी खुशी से खेल रहे थे, अब उनके ऊपर अपनी जिंदगी चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। अर्जुन, जो खुद बच्चा था, अपने छोटे भाई वीरू का ख्याल रखने लगा। वो अब अपने भाई के लिए पिता जैसा बन गया था। दोनों भाइयों ने अपने पिता के छोटे से खेत को संभाल लिया। वे मेहनत से काम करते थे और जो अनाज उगता था उसे घर में इकट्ठा करके रखते थे। उसी से खाना बनाते थे और खाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों भाई से आने हो गए। उन्होंने अपना जीवन गरीबी में खुशी से बिताना सीख लिया था। दोनों साथ में खेतों में काम करते थे, साथ में बाजार जाते थे और मेला देखने भी साथ ही जाया करते थे। उनके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। उनकी जिंदगी सरल और पूरी तरह से स्वतंत्र थी। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया था। किसी भी स्थिति में खुश रहने की कोशिश करते थे। दोस्तों, कहते हैं, जीवन में स्त्री का महत्व बहुत बड़ा होता है। गांव में अर्जुन और वीरू के पड़ोस में एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसे सब प्यार से अम्मा कहते थे। अम्मा बहुत ही अनुभवी और बड़ी समझदार थी। वो अक्सर अर्जुन को समझाया करती थी, बेटा, घर में स्त्री का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में स्त्री नहीं होती, वो घर खाली रहता है, जैसे उसमें कोई आत्मा ही नहीं रहती हो। बिना स्त्री का घर नहीं, बल्कि भूतों का निवास कहलाता है। अर्जुन अम्मा की बात सुनकर हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता था, अम्मा, हम पत्नी कहां से लाए? हमारे जैसे गरीब और गवार को कौन अपनी बेटी देगा? और पत्नी तो बाजार में बिकती भी नहीं कि जाकर खरीद लाएं। इस पर अम्मा हंसती थी और कहती थी, बेटा, पत्नी बाजार में भी मिल सकती है, लेकिन मैं उस तरह की स्त्री की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो उस स्त्री की बात कर रही हूं जो भले ही गरीब हो, लेकिन संस्कारी और खानदानी हो। ऐसी स्त्री अपने संस्कार कभी नहीं छोड़ती, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। अम्मा की बात अर्जुन को सही तो लगती थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि ऐसी स्त्री वो कहां से ढूंढ कर लाए। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन और वीरू ने तय किया कि वे भी सोमपुर का मेला देखने जाएंगे। वो मेला गांव से 400 कोस दूर लगता था और बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर के गांव से लोग वहां आते थे। दोनों भाइयों ने मेला देखने का मन बनाया और सुबह सुबह ही वहां से निकल पड़े। मेले में पहुंचकर दोनों ने बहुत आनंद लिया। मिठाइयां खाई, रावण दहन देखा और तरह तरह के खेलों का आनंद लिया। शाम होने तक मेला खत्म हो गया तो उन्होंने अपने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। उस समय गांव से दूर दराज मेले लगते थे और लोग देर रात तक अपने घरों की ओर लौटते थे। रास्ते में चहल पहल कम हो जाती थी, लेकिन समूह में यात्रा करते थे। अर्जुन और वीरू भी अपने गांव लौटने लगते हैं। दोस्तों, कुछ ही दूरी तय की होगी कि वीरू ने देखा कि एक नौजवान स्त्री रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। वो अकेली थी और उसके आसपास कोई नहीं था। कुछ लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था। वीरू ने अर्जुन से कहा, भैया, यह स्त्री यहां अकेली बैठी रो रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
ये रास्ता सुनसान है और रात भी हो चुकी है। अगर इसे यहां ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। मेले में चोर डकैत भी आए होंगे, अगर ये उनके हाथ लग गई तो इसका जीवन नर्क बन जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये अनजानी स्त्री है, हमें नहीं पता ये कौन है, कहां से आई है। बिना जाने समझे हम इसकी मदद कैसे करें? वीरू ने तुरंत जवाब दिया, हम इसे अपने घर ले चलते हैं, वहां ये सुरक्षित रहेंगी, कल सुबह से इसके घर पहुंचा देंगे। अर्जुन ने हंसकर कहा, पागल हो गया है क्या? किसी अनजानी स्त्री को अपने घर ले जाना आसान नहीं है। अगर ये बात गांव में फैल गई तो लोग क्या कहेंगे, और ये स्त्री खुद भी हमारी बात को गलत समझेगी। वीरू ने समझाते हुए कहा, भैया ये गांव की स्त्री लगती है, ये मेले में किसी के साथ आई हो और उनसे बिछड़ गई होगी, पहली बार गांव से बाहर निकली होगी, इसीलिए डर के मारे रो रही है। हमें इसे यहां ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र अर्जुन ने सोचा, अनुमान लगाने से अच्छा है कि हम खुद उससे पूछ ले कि वो यहां क्यों रो रही है, शायद उसे घर का रास्ता ना पता हो। मित्र अब तो अर्जुन और वीरू उस स्त्री के पास जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे बहन तुम क्यों रो रही हो? रात हो चुकी है, ये रास्ता सुनसान है और यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। रोने की बजाय आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? किसी स्त्री को ऐसी जगह रात हो या दिन नहीं रुकना चाहिए। उस स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मैं मेला देखने किसी और स्त्री के साथ आई होती और उनसे बिछड़ गई होती तो अब तक घर पहुंच जाती, पर मेरी हालत अलग है। मुझे मेरे अपने ही माता पिता ही जानबूझकर यहां छोड़कर चले गए हैं। अब मैं घर किसके पास जाऊं? मेरे तो अपने ही मुझे त्याग कर चले गए हैं। वीरू ने सहानुभूति से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बड़ी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें यहां छोड़ दिया, और वे तुम्हारे सगे माता पिता हैं या सौतेले? उस स्त्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्होंने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं हर काम गलत कर देती हूं। मैं उनके सगे माता पिता की संतान हूं, सौतेली नहीं हूं। जब वे कहते हैं कि रोटी बना दो तो मैं गलती से चावल बना देती हूं। वे कहते हैं गाय को चारा खिला दो तो मैं गाय के आगे की बजाय उसके पीछे चारा डाल देती हूं। जंगल से सूखी लकड़ी लाने के लिए कहते हैं तो मैं गीली लकड़ी लेकर आती हूं। मुझे सब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझसे सब उल्टा हो जाता है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, यह तो बहुत गलत बात है, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? ये सब जानबूझकर करती हो या अनजाने में? स्त्री ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती हूं, मुझसे बस हो जाता है। जब गलती हो जाती है तभी मुझे समझ में आता है कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं खुद को सुधारने की बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन हर बार गलती हो जाती है। शायद इन्हीं गलतियों से तंग आकर मेरे माता पिता ने मुझे यहां छोड़ दिया है। स्त्री ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने एक बार अपने माता पिता को बात करते हुए सुना था। वे कह रहे थे कि इसे मेला दिखाने ले जाएंगे और वहीं छोड़कर आ जाएंगे, तभी इस मूर्ख लड़की से छुटकारा मिलेगा। तब मैंने उनकी बात को हल्के में लिया था, पर जब मैं मेले से लौटने के लिए खड़ी हुई तो समझ में आया कि उन्होंने सच में मुझे त्याग दिया है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊं। मेरे अपने माता पिता ने ही मुझे छोड़ दिया है। इस संसार में अब मेरा कौन है? उस स्त्री की बात सुनकर अर्जुन और वीरू हैरान रह जाते हैं। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन अगर कोई तुम्हें अपने घर में रखे तो तुम्हारे उल्टे काम उसे बर्बाद कर देंगे। यह भी आसान नहीं है। वीरू ने तुरंत कहा, भैया हम इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। यहां खड़े होकर बात करना सही नहीं है। घर पर जाकर विचार करेंगे कि इसे कैसे मदद दी जा सकती है। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं वीरू, किसी अनजान स्त्री को घर ले जाना सही नहीं होगा। गांव में क्या बातें होगी, और अगर यह फिर से कोई गलती कर दे तो फिर क्या होगा? वीरू ने जोर देकर कहा, भैया इसे यह भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह सुनसान जगह है, अगर इसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर घर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, जो भी होगा मैं देख लूंगा, भगवान सब ठीक करेंगे मित्रों। इसके बाद वीरू ने उस स्त्री से कहा, तुम हमारे साथ चलो, यहां अकेले रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। घर पर हम सोचेंगे कि तुम्हारी कैसे मदद की जा सकती है। मित्रों, स्त्री ने कुछ सोचा और सहमति में सिर हिला दिया। अर्जुन और वीरू ने उसे सहारा दिया और तीनों घर की ओर चल पड़े। अर्जुन और वीरू ने उस अनजान स्त्री को अपने घर लाकर आश्रय दिया।
उस रात सभी सो गए, लेकिन अगली सुबह का नजारा कुछ अलग ही था। जब दोनों भाई जागे तो उन्होंने देखा कि घर बिल्कुल साफ सुथरा था। रसोई से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। वो स्त्री सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने घर की सफाई की और खाना भी बना दिया था। दरअसल उसने कल से कुछ खाया नहीं था। भूखी होने के कारण रात को भी ठीक से सो नहीं पाई थी। जैसे ही खाना बनाकर उसने संतोष महसूस किया, उसने दोनों भाइयों को जगाया। वो बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैंने खाना बना दिया है। दोनों भाइयों ने कुल्ला किया और खाने के लिए बैठ गए। खाना इतना स्वादिष्ट था कि दोनों हैरान रह गए। वीरू ने उत्साह से कहा, भैया, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया है। यह स्त्री बहुत अच्छी है, हमें इसे घर से नहीं जाने देना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इसके हाथ में जादू है। वीरू ने आगे कहा, भैया, इसे हमारे घर में रखने का एक और तरीका है। क्यों ना तुम इससे शादी कर लो, बिना विवाह किए इसे घर में रखना सही नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें इसकी राय भी लेनी चाहिए। जबरदस्ती विवाह करना ठीक नहीं होगा, और अगर ये अपने घर वापस जाना चाहती है तो हमें इसे इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। वीरू ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा, भैया, तुम मुझसे बड़े हो और शादी भी तुम्हारी पहले होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें बात करने में शर्म आ रही है तो मैं बात कर लूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम ही बात कर लो, लेकिन यह भी समझाओ कि इसे यहां रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। वीरू ने तुरंत उस स्त्री से बात की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारी भाभी बन जाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे आपकी बात से कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। वीरू ने तुरंत पंडित को बुलवाने की व्यवस्था की। अर्जुन बाजार से नए कपड़े और साड़ी लेने चला गया। वीरू ने पास में रहने वाली बूढ़ी अम्मा को बुला लिया। वो दोनों भाइयों को अपने बेटों की तरह मानती थी। अर्जुन और उस स्त्री का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद घर में खुशियां लौट आईं। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। स्त्री ने बड़ी सावधानी से घर का सारा काम संभालना, उसने हर काम करने से पहले वीरू से सलाह लेनी शुरू कर दी थी, ताकि कोई गलती ना हो। अर्जुन खेत पर जाता और वीरू घर में उसकी मदद करता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जब अर्जुन ने वीरू को भी अपने साथ खेत पर ले जाना शुरू कर दिया, तो वो स्त्री फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आई। एक दिन उसने चावल बनाने के लिए बर्तन में चावल की जगह आटा डाल दिया। किसी दिन दाल में नमक की जगह शक्कर डाल देती थी, और एक दिन तो हद ही हो गई, उसने खीर बनाई लेकिन उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया। जब अर्जुन और वीरू ने खीर चखी तो दोनों का मूड खराब हो गया। अर्जुन ने सोचा, ये स्त्री कभी नहीं सुधर सकती, इससे अच्छा तो हमारा अकेले रहना ठीक था। कम से कम मेहनत से लाए गए अन्न की बर्बादी तो नहीं होती थी। मित्र एक दिन अर्जुन और वीरू खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। बैल की तबीयत खराब देखकर उसे घर पर ही छोड़ दिया था। जाते समय उन्होंने उसे स्त्री से कहा था कि इस बैल का ध्यान रखना, इसे दोपहर में पानी पिला देना, और अगर तेज धूप हो तो इसे छांव में बांध देना। स्त्री ने कहा, ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। दोपहर को उसने बैल को पानी पिलाया। जैसे ही बैल ने पानी पिया, वह बैल पेशाब करने लगा। स्त्री को लगा कि बैल का पेट फूट गया है। वो घबरा गई और सोचने लगी, अब मेरा पति और देवर मुझ पर बहुत नाराज होंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इसे किसी तरह यहां से भगाना होगा। मित्र तभी वहां से एक चूड़ी बेचने वाला गुजर रहा था। स्त्री ने उसे रोका और कहा, भैया, मुझे चूड़ियां चाहिए, बदले में ये बैल ले लो। चूड़ी वाले ने कहा, भाभी जी, मैं आपको एक टोकरी भर चूड़ियां देता हूं। उसे स्त्री ने चूड़ियां ले ली और उसके बदले में वो बैल उसे दे दिया। दोस्तों, शाम को जब अर्जुन और वीरू घर लौटते हैं तो उन्होंने बैल को नहीं पाया। अर्जुन ने वीरू से कहा, जाकर अपनी भाभी से पूछो बैल कहां चला गया। वीरू ने पूछा तो उसने कहा, मैंने बैल को ज्यादा पानी पिला दिया था, इसलिए उसका पेट फट गया था। इससे पहले कि वो मर जाता, मैंने उसे एक चूड़ी वाले को दे दिया था, बदले में उसने मुझे ये एक टोकरी चूड़ियां दे दी हैं। वीरू ने अपना सिर पकड़ लिया और अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन यह सुनकर और भी नाराज हो गया। उसने कहा, यह मूर्ख स्त्री तो जी का जंजाल बन गई है, एक दिन हमें यह बर्बाद करके छोड़ेगी। सोचने लगा, मूर्ख स्त्री ने बैल को ही निपटा दिया। पानी पीने से कहीं बैल का पेट फटता है, जरूरी है। मूर्ख उसे पेशाब करते देख लिया होगा। वो भाई के पास तुरंत जाता है, सारी बात बताता है।
यह सुनकर अर्जुन भी उदास हो जाता है और बोला, ये मूर्ख तो हमारी जान की दुश्मन बन गई है, अब इससे कैसे छूटे। प्रतिदिन हम दोनों को अपनी मूर्खता से ये मारकर छोड़ेंगे। दोस्तों, अर्जुन और वीरू ने अपनी भाभी से कहा, आज हम खेत पर काम करेंगे, लेकिन तुम खाना बनाकर खेत पर ले आना। मित्रों, वो स्त्री खाना बनाने के बाद खेत की ओर चलने लगी। दरवाजे के पास लकड़ी का गट्ठर रखा था और चलते समय उनका पल्लू उस गट्ठर में फंस जाता है। उस स्त्री ने सोचा कि लकड़ी का गट्ठर उनसे बात कर रहा है। वो बोली, ओहो लकड़ी बहन, तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो, इसीलिए मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया है। पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ती। चलो, तुम्हें भी मैं अपने साथ खेत पर लिए चलती हूं। ये कहते हुए उसने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठा लिया और खाना लेकर खेत की ओर चल पड़ी। दोस्तों, चलते चलते रास्ते में चली जा रही थी तो रास्ते में वहां एक बबूल की झाड़ियां पड़ती थी। चलते चलते उसकी साड़ी बबूल के कांटों में उलझ जाती है। उसने सोचा कि कांटों को उनकी साड़ी बहुत पसंद आ गई है, तो वो कहने लगे, ओहो बबूल बहन, तुम्हें मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी तो ले लो, मैं तुम्हें ये साड़ी दिए जाती हूं। फिर उसने साड़ी उतारी और वहीं झाड़ियों में छोड़ दी। अब वो केवल खाना और लकड़ी का गट्ठर लेकर खेत की ओर नग्न अवस्था में चलने लगी। मित्रों, खेत से दूर से ही वीरू ने देखा तो अर्जुन से कहा, भैया लगता है भाभी आ रही है, लेकिन बिना कपड़ों के हैं, जल्दी करो, अपनी धोती उसे दे दो, ऐसे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्जुन दौड़ते हुए भाभी के पास जाता है। उसने अपनी धोती उन्हें दी और कहा, यह क्या तमाशा बना रखा है, तुम बिना साड़ी के क्यों आ रही हो और लकड़ी का गट्ठर क्यों उठा रखा है। भाभी ने सहजता से जवाब दिया, लकड़ी बहन ने साथ चलने की जिद की थी तो मैं उसे उठा लाई, और बबूल बहन को मेरी साड़ी पसंद आ गई थी तो मैंने उसे दे दी, इसमें क्या गलत किया। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम साड़ी वहीं छोड़ आई हो, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। इतनी मूर्ख स्त्री हमने आज तक नहीं देखी। वीरू ने साड़ी वापस लाने का जिम्मा लिया और साड़ी लाकर अर्जुन को दे दी। दोनों भाइयों ने उस स्त्री को समझाया और उन्हें घर वापस भेज दिया। मित्रों, उस रात अर्जुन ने वीरू से कहा, यह स्त्री अपने अजीब कामों से हमें एक दिन जरूर मरवा देगी। हमें इसे छोड़कर कहीं दूर भाग चलना चाहिए। कुछ जरूरी सामान एक संदूक में रख लो, हम जंगल में जाकर कहीं झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। दोनों भाइयों ने रात में ही संदूक तैयार किया और चुपचाप घर से निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अर्जुन ने वीरू से कहा, इस संदूक में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, इसे खोलकर देखो, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं बंद हो गया है। मित्र जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि संदूक के अंदर वो स्त्री आराम से सोई हुई थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, हम जिससे भागने की कोशिश कर रहे थे वो तो हमारे साथ ही साथ चली आई लगता है, अब हम इससे बच नहीं सकते। उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ने मुझे छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। आप जहां जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। आप मेरे पति और देवर हैं और मैं आप दोनों से अलग नहीं हो सकती। वीरू ने अर्जुन से कहा, भैया जिसके कारण हम भागे थे वह हमारे साथ ही है, अब चुपचाप घर लौट चलो। अर्जुन ने थक कर कहा, ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत थक गया हूं, आज रात यहीं सोऊंगा, सुबह घर पर चलेंगे। दोस्तों, जब अर्जुन सो जाता है तो वीरू और उसकी भाभी जागते रहते हैं। उसी समय उस बरगद के पेड़ पर दो चिड़ियां आकर बैठ जाती हैं। वे दोनों चिड़ियां इंसानों की तरह बातें करने लगती हैं। एक चिड़िया ने कहा, देखो बहन, ये दो भाई कितने परेशान लग रहे हैं, इनकी भाभी के पागलपन ने इनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। दूसरी चिड़िया ने कहा, लेकिन इस स्त्री में एक अनोखा गुण भी है, अगर वो इस बरगद के दो पत्ते तोड़कर खा ले तो उसे जमीन के अंदर छिपे खजाने दिखाई देने लगेंगे। यह शक्ति इसे महान बना सकती है। मित्रों, यह सुनकर वीरू ने बिना देर किए पेड़ के दो पत्ते तोड़े और अपनी भाभी को खाने को दे दिए। पहले तो उसकी भाभी ने पत्ते खाने से मना किया, लेकिन वीरू ने समझाया कि तुम्हें अगर हमारे साथ रहना है तो ये पत्ते खाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे मां अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है। मित्रों, वीरू के समझाने पर उसकी भाभी ने पत्ते खा लिए। पत्ते खाते ही उसे जमीन के अंदर छिपी चीजें दिखने लगी। उसकी भाभी ने कहा, देवर जी, आपके भैया जहां सोए हैं उनके नीचे एक सोने का घड़ा दबा हुआ है, उसे खोद कर निकाल लो। वीरू ने अर्जुन को जगाया और उसे सारी बात बताई। खुरपी से खुदाई करने पर सचमुच वहां एक सोने का घड़ा निकलता है। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वीरू,
ये सब तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ है। मैं अब समझ गया हूं कि उसके दोस्तों के बीच एक अनमोल गुण भी उसमें मौजूद है। यही गुण उसे महान बना सकता है। कहते हैं हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। अवगुणों को सुधारने और गुणों को पहचानने वाला व्यक्ति ही महान होता है। मित्रों अर्जुन और वीरू ने उस स्त्री की खूबियों को समझा और तय किया कि वे उसकी मूर्खता को सुधारने का प्रयास करेंगे। अर्जुन और वीरू उस स्त्री की मूर्खता से परेशान तो थे, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर सही मार्गदर्शन और सहयोग मिल जाए तो वो अपनी गलत आदतें छोड़ सकती हैं। दोस्तों, रास्ते से लौटते हुए अर्जुन ने वीरू से कहा, हमने तुम्हारी भाभी की मूर्खता का इलाज ढूंढ लिया है। हम बूढ़ी अम्मा को अपने साथ रखेंगे। वो हमारे लिए मां जैसी है। वे हर वक्त भाभी के साथ रहेंगी और उसे अच्छे कौशल सिखाएंगी। धीरे धीरे तुम्हारी भाभी चतुर हो जाएगी। बस उसे सिखाने और समझाने की जरूरत है। वीरू ने जवाब दिया, ठीक कहते हो भैया। वैसे भी मैं भाभी के साथ रहूंगा और उसकी मदद करूंगा। आप खेत का काम संभाल लेना। जब हमारे पास पैसे होंगे तो नौकर भी रख लेंगे और मेरी शादी की भी तैयारी करेंगे। मित्रों, अगले दिन सुबह अर्जुन और वीरू बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं। अर्जुन ने कहा, अम्मा जी, अब आप काफी बूढ़ी हो चुकी है। आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही कि आप अकेले काम कर सकें। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहे। हम आपकी देखभाल करेंगे और आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, अम्मा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, इस बुढ़ापे में मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मित्र, इसके बाद अम्मा उनके घर पर आ जाती है। उन्होंने उस स्त्री को सिखाना शुरू कर दिया कि घर का काम ठीक से कैसे करना चाहिए। वो स्त्री भी अब हर काम ध्यान से करती थी। धीरे धीरे उस स्त्री की मूर्खता कम होने लगी। अर्जुन और वीरू उसे कभी कभी भ्रमण पर भी ले जाते थे। हर बार जब वे किसी नई जगह जाते थे तो वो स्त्री जमीन के नीचे छिपे खजाने के बारे में देखकर पहचान लेती थी। खजाने की खोज के कारण दोनों भाई बहुत अमीर बन गए। उन्होंने अपनी जमीन खरीदी, नौकर रखे और घर को बहुत सुंदर बना लिया। अब वो स्त्री मूर्ख नहीं रही थी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा उसे हर समय समझाती सिखाती थी। दोनों भाइयों की मदद से उस स्त्री ने अपनी मूर्खता पूरी तरह से छोड़ दी। अब वो हर काम बहुत समझदारी और सावधानी से करती थी। उसकी बुद्धवानी और मेहनत ने घर को और भी खुशहाल बना दिया था। स्त्री, अर्जुन, वीरू और बुढ़िया अम्मा चारों मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। परिवार में अब कोई झगड़ा नहीं था। अर्जुन ने वीरू की शादी भी एक अच्छी सी लड़की से करा दी। दोनों भाइयों का परिवार बनने लगा और उनका जीवन संपन्नता और खुशियों से भर गया। मित्र, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति को उसके अवगुणों के कारण खारिज नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण छिपा होता है जो सही समय और मार्गदर्शन मिलने पर उसे महान बना सकता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से गुणवान या अवगुण नहीं होता। सही मार्गदर्शन और धैर्य से अवगुणों को दूर किया जा सकता है। उस स्त्री के अंदर भले ही हजारों कमियां थीं, लेकिन एक गुण खजाने को देखने की शक्ति उसमें थी। उसी ने उसे महान बना दिया। इसी गुण ने पूरे परिवार को खुशहाल और संपन्न। हजारों कमियां थी, लेकिन एक गुण खजाने को देखने की शक्ति उसमें थी। उसी ने उसे महान बना दिया। इसी गुण ने पूरे परिवार को खुशहाल और संपन्न बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, बेटा हो या बेटियां, उनके अंदर हजारों दोष भी हो तो एक गुण उन्हें महान बना सकता है। हमें दूसरों के गुणों को जानकर उनका सम्मान करना चाहिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, उसे निखारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है। कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पास यह तीन चीजें हो तो दुनिया उसका सम्मान करेगी। ये तीन चीजें कौन सी है? आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहली चीज, सच्चाई व्यक्ति के चरित्र की नींव होती है। चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि वो सच बोलता है और अपने शब्दों पर अडिग रहता है तो लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। सच्चा व्यक्ति भरोसेमंद होता है। सच्चाई किसी भी रिश्ते और काम का आधार होती है। झूठ चाहे कितनी भी बड़ी बात को छिपा ले, लेकिन सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। कहते हैं सत्यम बद प्रियम बद, अर्थात सच बोलो, लेकिन ऐसा जो प्रिय हो। दूसरी बात, ज्ञान व्यक्ति को हर का समाधान ढूंढता है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा और अनुभव से अर्जित ज्ञान उसे दूसरों से परिस्थिति में सम्मान दिलाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीख लेता है
और अपने विवेक का इस्तेमाल करके हर समस्या में अलग और श्रेष्ठ बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति को उसके दुश्मन भी सम्मान देते हैं। कहते हैं विद्या धन सर्वधन प्रधानम, अर्थात शिक्षा सबसे बड़ा धन है जो कभी चुराया नहीं जा सकता। अगर मनुष्य के पास कोई हाथ का हुनर या आंतरिक गुण हो तो वह उसे दुनिया में सम्मान और पहचान दिला सकता है। हुनर ऐसा गुण है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति का साथ देता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। तीसरा है हुनर। जब व्यक्ति के पास कोई हुनर होता है, जैसे कि कढ़ाई बुनाई, लकड़ी का काम, लेखन, चित्रकारी, गायन, नृत्य, तकनीकी कौशल, तो वो किसी भी समस्या का समाधान खुद से कर सकता है। हुनर से व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपनी योग्यता के दम पर खुद को साबित कर सकता है। व्यक्ति को हमेशा समाज में सम्मान मिलता है, चाहे वह कोई बढ़ई हो, किसान हो या कोई कलाकार हो। उसका काम ही उसकी पहचान बनता है। सुधर्म निधन श्रेया, अर्थात अपने कार्य और गुण में निपुण होना सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति चित्रकारी, मूर्तिकला या हस्तकला में निपुण होता है, उसकी कारीगरी की तारीफ दूर दूर तक होती है। आज के युग में तकनीकी हुनर जैसे प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। कोई अच्छा पहलवान, नर्तक या की पहचान खिलाड़ी अपने हुनर के दम पर समाज में मान सम्मान अर्जित कर सकता है। कर्म ही व्यक्ति है। हुनरवान व्यक्ति अपने काम से ही अपनी पहचान बनाता है। हुनर केवल सम्मान ही नहीं बल्कि धन कमाने का भी जरिया बनता है। हुनरवान व्यक्ति दूसरों को सिखाकर अपने अनुभव से समाज का भला करता है। मनुष्य के पास यदि कोई हाथ का हुनर या आंतरिक गुण है तो वही उसकी असली ताकत है। वो न केवल उसे आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि समाज में मान सम्मान भी दिलाता है। दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी योग्यता को पहचान कर उसे निखारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही गुण उसे सफलता और पहचान दिला सकता है। हुनर ही सबसे बड़ा धन है। इसे ना तो कोई छीन सकता है, ना चुरा सकता है। यह तीन गुण इंसान की असली ताकत है। इन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी छवि को सुधार सकता है और दुनिया में सम्मान प्राप्त कर जरूर होने चाहिए, ताकि ससुराल में उनकी इज्जत और मान सम्मान जीवन भर बना रहे।